तो आप अपनी कास्ट प्रोटेक्ट कैसे करोगे? सीधा सीधा ये कह के कि बेटा तेरे को जिससे शादी करनी है तू कर ले, लेकिन लड़का या लड़की जो भी है वो अपनी ही कास्ट की होनी चाहिए। क्या आपको पता है अंबेडकर ने एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च पेपर पब्लिश किया था? तो तैयार हो जाइए एक रेडिकल आई ओपनर के लिए। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। जब तक भारत में कास्ट रहेगी, इक्का दुक्का हिंदूज ही आपस में इंटरकास्ट मैरिज करेंगे। फाइनल पेनल्टी होगी कि आपको जात से बाहर कर दिया जाएगा। मैं कुछ भी कर लूं पर मेरी कास्ट नहीं बदल सकती। कि जब उसके हस्बैंड की डेथ हो तो उसे हस्बैंड के साथ ही जिंदा जला दो। कि शादी से पहले जब उसको प्रेम हो वो प्रेम ही ना होने दिया जाए। तो जिस दिन एंडोगेमी खत्म होगी उस दिन कास्ट भी खत्म हो जाएगी। ऐसे किसी व्यक्ति का कभी यकीन मत करना जो कहता है शादी अपनी ही कास्ट में करनी है, लेकिन हम कास्ट में नहीं मानते। कर्स ऑफ इमिटेशन। द ब्राह्मण इज अ सेमी गॉड एंड वेरी नियरली ए डेमी गॉड। ये रिसर्च पेपर एक इन डेप्थ स्टडी है कैसे क्लासेस कास्ट में कन्वर्ट हुई और कास्ट के सब कैटेगराइजेशन ने इंडियन सोशल सिस्टम को कैसे बदला। दिन था 9 मई साल 1916। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एंथ्रोपोलॉजिकल सेमिनार। अंबेडकर सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, जब तक भारत में कास्ट रहेगी, इक्का दुक्का हिंदूज ही आपस में इंटरकास्ट मैरिज करेंगे और बाहर वालों से संबंध बनाएंगे। और अंबेडकर कहते हैं कि ये तो हिंदुओं ने बाहर माइग्रेट नहीं किया, नहीं तो कास्ट जो लोकल प्रॉब्लम है इंडिया में वो वर्ल्ड प्रॉब्लम बन जाती। कास्ट हिंदुओं के जीवन की एक कोर वैल्यू है। कोर वैल्यूज आइडेंटिटी का पार्ट होती हैं। कोर वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश मतलब आपकी आइडेंटिटी पे खतरा। थ्योरेटिकली बहुत से स्कॉलर्स ने अपना जीवन खपा दिया कास्ट के ओरिजिन को समझने के लिए और उनको सफलता हाथ लगी नहीं। अंबेडकर कहते हैं मैं इस चीजों में ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपने आप को 3 फेजेस तक सीमित रखूंगा। जेनेसिस, मैकेनिज्म एंड स्प्रेड। कि भारत में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग हैं, जैसे द्रविडियंस, आर्यंस, स्किदियंस, मंगोलियंस और भी बहुत से। और यहाँ के लोगों के साथ मशक्कत करने के बाद वो यहीं सेटल हो गए। ये बातें 1916 की हैं। उस टाइम डीएनए एनालिसिस, जेनेटिक स्टडीज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब बाद में डीएनए एनालिसिस की टेक्नोलॉजी हमारे पास आई तो हमने रेशियल डाटा को स्टडी किया। तब पाया कि ये बात बिल्कुल सच है कि भारत में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग आके बसे। इसी लगातार इन्फ्लक्स की वजह से एक कॉमन कल्चर डेवलप करना पड़ा जिसे आज हम इंडियन कल्चर कहते हैं। ये कॉमन कल्चर इतना ज्यादा प्रभावशाली रहा कि आने वालों का ओरिजिनल कल्चर इसके सामने टिक ही नहीं पाया। जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने यहाँ के कल्चर को एज ए अम्ब्रेला यूज किया। उसके नीचे उनका इंडिविजुअल ओरिजिनल कल्चर भी पनपा। कॉमन कल्चर में कास्ट एज ए कोर वैल्यू डेवलप हो गई थी और इंडिविजुअल कल्चर ने उसके अलग अलग मायने निकाले। इसीलिए अंबेडकर का मानना है कि कास्ट एक पार्सल की तरह है। जैसे अमेज़न के पार्सल आते हैं, हमसे गलती ये हुई कि हमने इस पार्सल को डिफाइन करने की कोशिश की। डब्बा तो सेम ही रहता है, कार्डबोर्ड का होता है, उसके अंदर प्रोडक्ट तो अलग अलग होंगे ना, क्योंकि इंडिविजुअल कल्चर हिट्रोजिनस है। आप कॉमन कल्चर के अंदर जो कि होमोजीनियस है वो आपको अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहा है। अंदर तो सब हिट्रोजीनियस है, सब अलग अलग हैं। तो अगर पार्सल को समझा दिया जाए और अंदर जो उसके पैकेजिंग में प्रोडक्ट है उसका तो कोई पता ही नहीं हुआ। इसीलिए अंबेडकर ने कहा कि जिसने कास्ट को समझाने की कोशिश की वो सारे फेल हो गए। मीनिंग एंड डेफिनेशन में फर्क इतना होता है कि मीनिंग में जो आपको समझ में आया आप वो समझाते हो, जबकि डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड कोट करना पड़ता है। पेपर में सबसे पहले सेनार्ट की डेफिनेशन को कोट किया गया। उस सेनार्ट की डेफिनेशन ऐसी थी कि जो बाकियों की डेफिनेशन में उन्हें जो कमियां लगी उन्होंने उन सब को जोड़कर एक डेफिनेशन बना दी जो कि बिल्कुल ही शैलो थी। उसमें कोई गहराई नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी एंड पोल्यूशन एक ही कॉन्सेप्ट को वो टच कर पाई। सेनार्ट डिफाइंस कास्ट एज ए क्लोज कोऑपरेशन इन थ्योरी एट एनी रेट रिग्रेसली हेरिडिटरी, equipped with a certain traditional and independent organization, including a chief and a council, meeting on occasion in assemblies of more or less plenary authority, and joining together at certain festivals
bound together by common occupations, which relate more particularly to marriage and to food and to questions of ceremonial pollution, and ruling its member by the exercise of jurisdiction, the extent of which varies, but which succeeds in making the authority of the community more felt by the sanctions of certain penalties, and above all by final irrevocable exclusion from the group. मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बुरी तरह से हेरिडिटरी यानी अनुवांशिक है, जिसमें एक मुखिया भी है और काउंसिल भी है, जो मुख्य रूप से फेस्टिवल्स पे मिलते हैं या जब किसी को सजा देनी हो तब। और इस संस्थान के मेंबर्स में हम वाली जो फीलिंग है वो मुख्य रूप से साथ खाना खाने से, एक दूसरे के साथ शादी करने से या सेरिमोनियल पोल्यूशन से आती है। ये वर्ड ध्यान रखना, सेरिमोनियल पोल्यूशन। कास्ट, प्योरिटी एंड पोल्यूशन पे तो बेस्ड है ही, लेकिन ये पोल्यूशन दो टाइप का है, एक ब्लड वाला पोल्यूशन, दूसरा सेरिमोनियल पोल्यूशन। यहाँ पे सेनाट ये बताना चाह रहे हैं कि आप कास्ट का इस्तेमाल कब कब करते हो। पहला, जब आपको डिसाइड करना हो किसके साथ खाना खाया जा सकता है और किसके साथ खाना नहीं खाया जा सकता। दूसरा, किसके साथ शादी करी जा सकती है, किसके साथ शादी नहीं करी जा सकती, यानी रेस्ट्रिक्शंस के लिए। तीसरा, प्योरिटी ऑफ ब्लड, यानी अगर दो लोगों की शादी हो गई तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा उसको पवित्र खून का माना जाएगा या मिलावट का माना जाएगा। और चौथा, सेरेमोनियल पोल्यूशन, जब आपको रस्में अदा करनी है, जब आप रस्म अदा करते हैं कोई, तो कास्ट का ध्यान रखकर ही करते हैं। सेनाट का मानना है कास्ट अपने मेंबर्स को इन रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू ही बांध कर रखती है। अगर आप इन रेस्ट्रिक्शंस को नहीं मानते हो तो आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी और फाइनल पेनल्टी होगी कि आपको जात से बाहर कर दिया जाएगा। निष्कर्ष ये है कि सेनाट प्योरिटी एंड पोल्यूशन की ही बात करते हैं और सेनाट को अथॉरिटी माना जाता है। मतलब उस टाइम पे ये सब चीजें हो रही थी 1916 में, जब अंबेडकर ये बात बताते हैं, क्योंकि सेनाट ने रिसर्च करी थी। ऐसे ही नहीं उठ के उसने अपने मन में आई जो बात बोल दी। पेपर में दूसरी डेफिनेशन निशफील्ड की कोट की गई है। निशफील्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, बनारस कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट हुए। निशफील्ड डिफाइन करते हैं, कास्ट इज ए क्लास ऑफ द कम्युनिटी विच डिसऑन्स एनी कनेक्शन विद एनी अदर क्लास and can neither intermarry nor eat nor drink with any but persons of their own community। निशफील्ड का मानना है कि कास्ट एक क्लास की तरह है, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वैसे ही कास्ट, जहां पर एक कम्युनिटी दूसरी सभी कम्युनिटी से रिश्ता तोड़ देती है अगर बात दो चीजों पर आए, साथ बैठ के खाना पीना हो या फिर एक दूसरे से शादी करनी। लेकिन अगर मैं मिडिल क्लास हूं तो पैसे कमाकर रिच यानी अपर क्लास बन सकता हूं, या फिर पैसे लुटाकर पुअर या लोअर क्लास बन सकता हूं। लेकिन क्या कास्ट के साथ ऐसा है? मैं कुछ भी कर लूं पर मेरी कास्ट नहीं बदल सकती। पेपर में तीसरी डेफिनेशन है सर हर्बर्ट एच रिजली की। ये भी एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ही थे, ये इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर भी थे। बंगाल प्रेसिडेंसी में इन्होंने ट्राइब्स और कास्ट को लेके बहुत सारी स्टडीज करवाई, तो इनकी डेफिनेशन को एज ए क्रेडिबल सोर्स माना जा सकता है। रिजली ही वो व्यक्ति थे जिनकी वजह से 1901 की सेंसस में कास्ट को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था। रिजली के अनुसार एक कास्ट में बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज बियरिंग ए कॉमन नेम विच यूजुअली डिनोट्स or is associated with a specific occupation, claiming common descent from a mythical ancestor, human or divine, professing to follow the same professional callings, and are regarded by those who are competent to give an opinion as forming a single homogeneous community। रिजली कास्ट की गहराइयों में एक कदम नीचे उतरते हैं और आपके सरनेम या गोत्र तक पहुंचते हैं। सेम गोत्र वाले, सेम वंश वाले और सेम सरनेम वाले जो एक स्पेसिफिक व्यवसाय करते हैं उसको रिजली कास्ट कहते हैं। रिजली कहते हैं ये जो ग्रुप जिसे मैं कास्ट कह रहा हूं, ये वंश दर वंश एक ही व्यवसाय फॉलो करती हैं और इसको कास्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे इसका डिसीजन दूसरी कम्युनिटीज पर है। यानी रिजली के अनुसार आप कास्ट हो या नहीं इसका डिसीजन आप नहीं कर सकते,
बल्कि दूसरे करेंगे। पेपर में चौथी डेफिनेशन हाईलाइट करी गई है डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केटकर की। ये चीफ एडिटर थे महाराष्ट्रीय जनन कोश के, जो मराठी लैंग्वेज में पहली एनसाइक्लोपीडिया थी। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, फिर इन्होंने बाद में पीएचडी भी की, और अपनी पीएचडी थीसिस में इन्होंने पब्लिश की हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, जहां ये मनुस्मृति कितनी पुरानी है इसको जानने की कोशिश करते हैं, और उस समय भारत में कास्ट का क्या नेचर था इस पर जोर डालते हैं। मैंने इन चारों स्कॉलर्स के बैकग्राउंड को इसलिए मेंशन किया है ताकि इनकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो सके। डॉक्टर केटकर कास्ट को डिफाइन करते हैं एज ए सोशल ग्रुप हैविंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, membership is confined to those who are born of members and includes all persons so born. Second, the members are forbidden by an inexorable social law to marry outside the group. केटकर साहब का मानना है कि कास्ट एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसमें मेंबरशिप सिर्फ जन्म के आधार पर मिल सकती है और अपनी कास्ट के बाहर शादी करने पर मनाही है, प्रतिबंध है। अंबेडकर कहते हैं, मैंने आपको जो 4 डेफिनेशन कोट करी हैं उन चारों का आकलन करना यानी रिव्यू करना मेरे इस पेपर के उद्देश्य के लिए अति आवश्यक है। डेफिनेशंस का रिव्यू करते हुए अंबेडकर कहते हैं कि बात करी जाए अगर सेनाल्ट, निशफील्ड और रिजली की, इन तीनों ने ही अपनी डेफिनेशन में या तो बहुत ज़्यादा बातें कही हैं या बहुत कम बातें कही हैं, और कोई भी डेफिनेशन ना तो इनकी पूरी है और ना ही इनकी सही है। तीनों ही डेफिनेशंस में सेंट्रल पॉइंट मिसिंग है, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम। इन तीनों ही ऑथर की सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही कि इन तीनों ने ही कास्ट सिस्टम को एज ए आइसोलेटेड यूनिट की तरह देखा, मतलब कास्ट का अपने आप में अस्तित्व है। अंबेडकर मानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। कास्ट का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, कास्ट्स का है, सिंगुलर का अस्तित्व कुछ नहीं है। काफी सारी कास्ट मिलती हैं, यानी कास्ट्स, उसका अस्तित्व है। इनका एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उससे कास्ट सिस्टम फॉर्म होता है। सेनाट से शुरुआत करते हैं। सेनाट पोल्यूशन की बात करते हैं। अंबेडकर बात करते हैं कि पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सेरिमोनियस नेचर का है और प्रीस्टली है। ये कोई खास बात नहीं है। 10,000 साल से दुनिया के हर कोने में प्रीस्ट के साथ सेरेमनी और प्योरिटी एंड पोल्यूशन को जोड़ के देखा जाता रहा है। कास्ट के साथ प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कनेक्शन तभी बनता है जब आप ये देखते हो कि काम कैसे करती है कास्ट। अंबेडकर सेनाट को जवाब देते हैं कि जब कास्ट में रिलीजियस फ्लेवर ऐड करना होता है तब ही प्योरिटी एंड पोल्यूशन का आइडिया रेलिवेंट बनता है। आगे बढ़ते हैं निशफील्ड की तरफ। निशफील्ड दूसरों से अपने संबंध तोड़ने की बात करते हैं। अंबेडकर कहते हैं, निशफील्ड साहब, आप कास्ट डिफाइन नहीं कर रहे हो, आप डिफाइन कर रहे हो कि कास्ट कैसे बनी है। इसके बाद अंबेडकर रिजली की बात करते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ नया ऐड किया ही नहीं, और सीधा चौथे स्कॉलर डॉक्टर केटकर पर पहुंचते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि केटकर साहब ने सब्जेक्ट की सजावट करी है, लेकिन केटकर साहब की डेफिनेशन को कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि उनकी डेफिनेशन कास्ट को दूसरी कास्ट यानी सिस्टम ऑफ कास्ट से जोड़कर बात करती है। कास्ट सिस्टम नहीं, सिस्टम ऑफ कास्ट्स। केटकर साहब के अलावा बाकी तीनों स्कॉलर्स आउटसाइडर हैं, 7 समुंदर पार से भारत आ रहे हैं, कास्ट स्टडी कर रहे हैं और कास्ट की डेफिनेशन दे रहे हैं, लेकिन कास्ट के पार्टिसिपेंट तो वो हैं ही नहीं, कास्ट सिस्टम में तो वो आ ही नहीं रहे। केटकर साहब सिर्फ उस पहलू की बात करते हैं जो कास्ट के अस्तित्व के लिए एब्सोल्युटली जरूरी है। केटकर साहब बात कर रहे थे कि शादी सिर्फ अपनी ही कास्ट में करनी है और मेंबरशिप बच्चे पैदा करने के बेस पे होगी। अंबेडकर कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। केटकर साहब इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, बल्कि एक का ही परिणाम दूसरा है। अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि शादी आपकी ही कास्ट में करनी है तो ऑटोमेटिकली आपके कास्ट के जितने भी मेंबर होंगे वो सब पैदाइशी आप ही की कास्ट के होंगे। इफ यू प्रोहिबिट इंटरकास्ट मैरिजेस, द रिजल्ट विल बी दैट यू आर लिमिटिंग मेंबरशिप ऑफ योर ग्रुप to those who are born
ओनली इन योर कास्ट। अंबेडकर कहते हैं कि मेरे इस क्रिटिकल इवेल्युएशन से एक पॉइंट तो क्लियर होता है कि कास्ट का सीधा सीधा संबंध है अपनी ही कास्ट में शादी करने से, या फिर यूं कहें कि दूसरी कास्टों में शादी करने पे मनाही होना। तो आप अपनी कास्ट प्रोटेक्ट कैसे करोगे? सीधा सीधा ये कह के कि बेटा तेरे को जिससे शादी करनी है तू कर ले, लेकिन लड़का या लड़की जो भी है वो अपनी ही कास्ट की होनी चाहिए। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कास्ट। ऐसे कास्ट काम करती है। जब एक ग्रुप डिसीजन लेता है कि हमें अपने ही ग्रुप में शादी करनी है, उसे एंडोगेमी कहते हैं। अंबेडकर कोई डाउट छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि कुछ लोग एंथ्रोपोलॉजिकल आधारों पे मेरा क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि दुनिया में और भी तो एंडोगेमस ग्रुप्स हैं, वहां तो कास्ट एग्जिस्ट नहीं करती, फिर इंडिया में कास्ट एग्जिस्ट कर रही है, उसमें आपने एंडोगेमी का रीजन कैसे दे दिया? और क्रिटिक्स को एग्जाम्पल ढूंढने के लिए जोर डालना ना पड़े, इसलिए खुद से ही एग्जाम्पल प्रोवाइड भी कर देते हैं। अमेरिका में नेटिव लोग जिन्हें रेड इंडियन या अमेरिकन इंडियन बोला जाता है, ऐसा क्यों बोलते हैं इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देखें। उनके अलावा वाइट्स भी हैं। वाइट्स को प्लांटेशन वर्कर्स चाहिए थे तो वो नेग्रोज भी ले आए। वहां पे तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी के बाद भी कास्ट नहीं डेवलप हुई, इंडिया में डेवलप हुई। अंबेडकर कहते हैं इसका रीजन ये है कि इंडिया में होमोजीनियस कल्चर एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में मैंने अम्ब्रेला वाले एग्जांपल में भी बताया था। अमेरिका में एंडोगेमस ग्रुप्स में होमोजीनियस कल्चर के एब्सेंट होने की वजह से वहां कास्ट नहीं डेवलप कर पाई। भारत में कास्ट लोगों को बांटने का आर्टिफिशियल तरीका है एंडोगेमी के बेस के ऊपर, ताकि वो कभी एक दूसरे में मिले ना और उनमें एकता ना आ सके। दोस्तों आगे बढ़ के अंबेडकर एक्सोगेमी पर पहुंचते हैं। जो डिस्कशन अभी तक एंडोगेमी पर चल रहा था उसको एक्सोगेमी की तरफ ले जाने के लिए अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी की तरह सर्वाइवल ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट नहीं करते। सर्वाइवल ऑफ द पास्ट को या रेमिनेंट्स ऑफ द पास्ट को, यानी वो सारी चीजें जिनका अपने टाइम में तो बहुत ही महत्व हुआ करता था, लेकिन समय के साथ उनका महत्व इतना कम हो गया कि आज उनका होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो चीजें चली आ रही हैं। ये है सर्वाइवल्स ऑफ द पास्ट। सर्वाइवल ऑफ द पास्ट की बात करते हुए अंबेडकर कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी ने इतना सारा डेवलपमेंट होने के बाद भी अपना ट्राइबल नेचर नहीं खोया। एक्सोगेमी इसी ट्राइबल नेचर का ही एक पार्ट है। पूरी दुनिया में जब पुराने जमाने में सोसाइटीज हुआ करती थी तो वो नेचुरली एक्सोगेमस नेचर की हुआ करती थी। एक कहावत चलती है, मैरी आउट और पेरिश, क्या तो बाहर शादी कर दो या फिर खत्म हो जाओ। जब ट्राइबल ग्रुप्स एग्जिस्ट करा करते थे, सिविलाइजेशन बनने से पहले सोसाइटी हुआ करती है। सोसाइटीज में कल्चर होते हैं, अलग अलग कल्चर अगर एक ही जगह रह रहे हैं तो उनकी आपस में लड़ाई होना तय है। लड़ाई से बचने के लिए एज ओल्ड ट्रेडिशन है कि अपनी बेटियों का ब्याह दूसरे को कर दो। यही एक्सोगेमी है, मैरी आउट और पेरिश, या तो दूसरों के साथ ब्याह कर दो या आपसी लड़ाई में ही खत्म हो जाओ। तो एक्सोगेमी आज भी ट्राइबल नेचर को इंडिकेट करती है। वो सब तो ठीक है, पर अंबेडकर तो एंडोगेमी की बात कर रहे थे। अब ये बीच में एक्सोगेमी कहां से ले आए, मैं बताता हूं। इंडियन सोसाइटी में जब शादी करनी होती है तो आप अपने ग्रुप में यानी अपनी कास्ट में तो करते ही हो, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखते हो कि अपने गोत्र में ना करो। आप गोत्र अवॉइड करते हो। कौन से गोत्र? खुद के पिता का, अपनी दादी का, अपनी माता का, अपनी नानी का। 4 गोत्र अवॉइड करते हो, उन चारों के बाहर आप शादी करते हो। उस एक्सोगेमी की बात करते हैं अंबेडकर। अंबेडकर कहते हैं ना तो आप सपिंड में शादी कर सकते हो, ना आप सगोत्रों में शादी कर सकते हो। और जो पनिशमेंट थी एंडोगेमी को वोयलेट करने की, ये एक्सोगेमी को वोयलेट करने की पनिशमेंट इससे भी बड़ी है। इंडियन सोसाइटी में इसे सैक्रिलेज माना जाता है, यानी बेअदबी। जब एक्सोगेमी हर सोसाइटी में
नेचुरल रूल है, तो ये साफ हो जाता है कि एंडोगेमी एक फॉरेन कैरेक्टर है। अंबेडकर इंडिकेट कर रहे हैं कि बाहर से जो लोग आए उन्होंने एंडोगेमी शुरू की। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी सोसाइटी में अगर एक्सोगेमी लंबे टाइम तक परसिस्ट करे, लंबे टाइम तक ऑपरेट करे, तो लोगों का आपस में फ्यूजन हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, इतनी ज्यादा मिक्सिंग हो जाएगी। तो उस केस में कास्ट भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। कास्ट के एग्जिस्ट के लिए एंडोगेमी मस्ट है। इंडियन सोसाइटी का मेन कैरेक्टर कास्ट डेवलप करने में ये रहा कि सुपर इंपोजिशन किया गया एक्सोगेमी के ऊपर एंडोगेमी का, कि आपने एक्सोगेमी फॉलो करनी है लेकिन एंडोगेमी के अंदर अंदर। अगर हम ये कंसीडर करें कि एंडोगेमी के अंदर एक्सोगेमी को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे बचाया जाता है, तो हम हमारी जो प्रॉब्लम है कास्ट का जेनेसिस और डेवलपमेंट, इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। अपनी ही कास्ट में शादी करनी है और अपने पिता, दादी, माता और नानी के गोत्र भी अवॉइड करने हैं। इससे एक नई ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इनइक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस। नॉर्मल केस में आपने सबकी शादी करनी है। शादी के लिए एक मैरिजेबल एज होती है कि जिस एज के अंदर आप शादी करते हो। अब जो लिमिटेशन लगा दी है, कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकते, गोत्रों के अंदर शादी नहीं कर सकते, उससे इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। जितनी लड़कियां हैं उतने लड़के आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन रियल सोसाइटीज में ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी सोसाइटी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल इक्वल हो। इनइक्वालिटी ही असलियत है। लेकिन एक बार को मान लें कि बराबर हो गए, जितने पुरुष हैं शादी की एज में उतनी ही महिलाएं भी मिल गई शादी वाली एज में, उनका आपस में विवाह भी कर दिया, फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। अगर किसी की शादी के बाद डेथ हो गई तो 40 की उम्र में, 45 की उम्र में, 60 की उम्र में, अगर किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो गई तो अब कास्ट को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस महिला को कैसे डिस्पोज किया जाए। अगर नहीं किया तो एक चांस हमेशा बना रहेगा कि वो कहीं बाहर शादी ना कर ले। अंदर शादी करने के लिए तो मैरिजेबल एज में उसको मिलने ही नहीं है कोई। अगर उसके हस्बैंड की डेथ 45 साल की उम्र में हुई है तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि किसी एक पुरुष की वाइफ की डेथ 45 साल की उम्र में हुई हो कि वो अपने ही एज ग्रुप के हो गए, दोनों को उनका साथ में विवाह कर दो। नॉट पॉसिबल। आप हमेशा एक इनइक्वालिटी पे ही जियोगे। क्या तो आपके पास नंबर ऑफ वुमन ज्यादा है या नंबर ऑफ मैन ज्यादा है? दोनों ही केस में अगर उनको लड़का या लड़की या फिर मैरिज पार्टनर अगर उनको नहीं मिल रहा है तो नेचुरल टेंडेंसी होगी कि वो ग्रुप के बाहर शादी करें, यानी इंटरकास्ट मैरिज करें। अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो बच्चे भी पैदा होंगे, तो बच्चे फिर कास्ट का वोलेशन कर गए। वो कौन सी कास्ट के होंगे? अभी तक तो लड़का और लड़की आपकी ही कास्ट के थे, शादी की तो आपकी ही कास्ट के बच्चे पैदा हो गए। लड़का या लड़की में से एक दूसरी कास्ट का है, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो कौन सी कास्ट के हुए? नई प्रॉब्लम। और अगर वो बच्चे पैदा नहीं भी करते हैं तो भी पुराने पार्टनर से उनको बच्चे रहे होंगे, वो पुराने पार्टनर के बच्चे अपने साथ लेके आएंगे। उन बच्चों का क्या होगा? क्या आप उनको अपनी कास्ट में इंट्रोडक्शन दे दोगे या उनको कास्ट से बाहर ही रखोगे? सारे केसेस में जो प्रॉब्लम कास्ट की थी कि गोत्रों में शादी नहीं करनी सेम में और सेम कास्ट में ही शादी करनी है, वो घूम फिर के ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई है कि आपको इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस मेंटेन करनी है। जितने पुरुष उतनी महिलाएं विवाह की उम्र में। मैरिजेबल एज पार होने के बाद मेल फीमेल रेशियो इनइक्वल हो जाए तो उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं ताकि कास्ट भी बची रहे? अंबेडकर एक इमेजिनरी ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, एक्सेस वुमन और एक्सेस मैन किसी कास्ट ग्रुप में, उनका क्या सॉल्यूशन है? चलिए देखते हैं।
सबसे पहले एक्सेस वुमन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। अंबेडकर कहते हैं किसी वुमन के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाए, इंटरकास्ट मैरिज तो आप उसको करने नहीं दोगे। अगर वो विद इन कास्ट ही इमोरल बिहेवियर शो करे तो कास्ट की सैंक्टिटी पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए उसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि जब उसके हस्बैंड की डेथ हो तो उसे हस्बैंड के साथ ही जिंदा जला दो। और दूसरा सॉल्यूशन ये है उसके ऊपर जिंदगी भर लाइफ टाइम विडोहुड थोप दिया जाए। अब एक्सेस मैन की बात करते हैं। समाज में जितने नियम हैं वो सारे मैन ने बनाए। समाज में मैन हमेशा वुमेन से ज्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं मोस्ट सोसाइटीज में, और इंडियन सोसाइटीज में भी पर्टिकुलरली। और इंडियन सोसाइटी तो पुरुष प्रधान समाज भी है, तो मैन के लिए तो ये सॉल्यूशन अप्लाई हो ही नहीं सकता। उसे अपनी पत्नी के साथ जिंदा जलाने का विचार आ ही नहीं सकता। और वो कास्ट के लिए भी तो एक एसेट है ना। उसके पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि वो जिंदगी भर सेलिब्रेट रहे। इस केस में भी अगर वो सेलिब्रेसी परफॉर्म नहीं करता है तो वो कास्ट के मोरल्स के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन अगर वो सेलिब्रेसी परफॉर्म करता है, वो कर सकता है संन्यास लेके। अगर एक पुरुष संन्यास ले रहा है तो आपके कास्ट को डोमिनेंट रखने के लिए आपको मेल्स चाहिए। उस मेल की संख्या में एक मेल आपने कम कर दिया। इंडियन सोसाइटी में सन्यासी आदमी किसी सोशल और पॉलिटिकल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो एक तरह से वो आपका एसेट था जो अब आपका एसेट नहीं रहा। कोई भी कास्ट ग्रुप ये नहीं चाहेगा कि उसके एसेट्स में कमी आए। ना उसको जिंदा जला सकते हैं, ना उसको जिंदगी भर सेलिब्रेसी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। फिर सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है उसकी दोबारा शादी कर दी जाए। उसके लिए दोबारा से पार्टनर्स ढूंढे जाएंगे। पर कैसे पार्टनर्स? वो पार्टनर्स जो मैरिजेबल एज में नहीं है। मैरिजेबल एज में ना होने का क्या मतलब? या तो जिनकी मैरिजेबल एज पार हो गई है, इस केस में आपकी विडोज, या ऐसे पार्टनर्स जिनकी मैरिजेबल एज स्टार्ट भी नहीं हुई है, इस केस में चाइल्ड मैरिज। अंबेडकर इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि आपकी सती प्रथा, फोर्स्ड विडोहुड और चाइल्ड मैरिज तीनों ही इवेंट्स कास्ट प्रिजर्व करने के लिए हैं। एक इमेजिनरी ग्रुप का एग्जांपल लिया और इंडियन सोसाइटी के बारे में कास्ट को लेके एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अभी तक अंबेडकर ने क्रिएट कर दी। अब अंबेडकर स्पेसिफिकली हिंदू सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एंडोगेमी एज ए मीन्स काम करती थी कास्ट को मेंटेन करने के लिए, यानी एक जरिया थी कास्ट को मेंटेन करने का। लेकिन समय के साथ एंडोगेमी खुद एक एंड्स हो गई, मतलब एंड गोल बन गई, वो लक्ष्य हो गई एंडोगेमी। और जिन्होंने कास्ट और एंडोगेमी को समझने की और समझाने की कोशिश की भारत के कॉन्टेक्स्ट में, उनके रास्ते में सिर्फ कांटे ही कांटे आए। इसका मेन रीजन अंबेडकर ये देते हैं, एक टाइम रहा जब कास्ट स्टार्ट भी हुई होगी, प्रोपगेट भी हुई होगी, डेवलपमेंट भी हो रहा होगा, लेकिन इसके कोई रिटर्न एविडेंस या रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। क्योंकि हिंदूज हिस्ट्री से ज्यादा फिलोसफी पर ध्यान देते थे। उनके अनुसार जीवन का गोल मोक्ष है, तो वो मोक्ष से रिलेटेड बातें ही करते थे। और दुनिया एक मोह माया है, एक छलावा है। तो इसीलिए हिंदूज ने हिस्ट्री लिखने पे जोर नहीं दिया। भारत की जो हिस्ट्री लिखी वो क्या तो ट्रैवलर्स ने लिखी या फिर इस्लाम के आने के बाद लिखी गई, और सबसे ज्यादा काम इसमें अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज ना आते तो हमें हड़प्पा का नहीं पता चलता, हमें अशोक के बारे में नहीं पता चलता, और भी बहुत सी चीजें थी जो हम नहीं कर पाते। हिंदूज ने फिलोसफी पर ध्यान दिया। और आप मानो या ना मानो, कस्टम्स, मोरल्स और फॉसिल्स अगर वो लंबे समय तक चलते रहें तो वो अपना इतिहास खुद कह देते हैं। अगर ये सच है तो हम अगर स्क्रूटनाइज करें कि हिंदूज ने सरप्लस मैन और सरप्लस वुमन, यानी इक्वालिटी मेंटेन करनी थी आपको मैन एंड वुमेन की, महिलाएं ज्यादा हो गई या पुरुष ज्यादा हो गए, उसका सॉल्यूशन हिंदूज ने कैसे निकाला, तो हम हमारी प्रॉब्लम कास्ट का मैकेनिज्म, इसके सॉल्यूशन पे भी पहुंच जाएंगे। आइए स्क्रूटनाइज करते हैं। बाहर से देखने पे कितनी भी कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन कुछ चीजें हिंदू सोसाइटी की बड़ी आसानी से दिख जाती हैं। ऐसी 3 चीजों का अंबेडकर मेंशन करते हैं।
सती प्रथा, गर्ल चाइल्ड मैरिज और तीसरी फोर्स्ड विडोहुड। इसके अलावा संन्यास भी है, लेकिन वो कास्ट से रिलेटेड नहीं। जहां तक अंबेडकर का मानना है, उन्हें कास्ट को लेकर हिंदूज के द्वारा कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिला ही नहीं। वो कहते हैं कि फिलॉसफी भरी हुई है। अंबेडकर कहते हैं कास्ट से रिलेटेड बहुत सारी किताबों में लिखा है, लेकिन सब कुछ फिलोसफिकल है। बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया है कास्ट को, लेकिन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलता, और ना ही इसके शुरुआत और अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती कि ये आया कब, कहां से आया। एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट A.K. कुमारामास्वामी सोशियोलॉजिकल रिव्यू लिखते हैं, जिसका टाइटल था सती ए डिफेंस ऑफ द ईस्टर्न वुमन। उसमें अंबेडकर A.K. कुमारामास्वामी को कोट करके कहते हैं कि सती की इतनी ज्यादा इज्जत क्यों करी जाती थी। सती को आत्मा और शरीर के मिलन के रूप में देखा जाता था। किसकी आत्मा, किसका शरीर? हस्बैंड और वाइफ के शरीर और आत्मा। दरअसल हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता जन्मों जन्मांतर का माना गया। उनकी आत्मा और शरीर का मिलन जन्मों जन्मांतर का माना गया। ऐसे में सती एक तरीका थी हस्बैंड और वाइफ का जन्मों जन्मांतर का जो अटूट बंधन है उसको मेंटेन करने का। हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को जिंदा जला दो, ताकि अगले जन्म में भी वो हस्बैंड और वाइफ बन सकें। कुमारामास्वामी के अनुसार सती का सीधा संबंध पत्नी होने के आदर्शों से है। एक ग्रंथ का हवाला देके वो कहते हैं, जिसमें उमा कहती है, ओ महेश्वर, पति के प्रति पूर्ण समर्पण पत्नी के लिए स्वर्ग है। अगर मेरा पति मुझसे संतुष्ट नहीं है तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। अंबेडकर कहते हैं कंपल्सरी विडोहुड का इतना सम्मान क्यों होता है, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो इसके गुणगान गाता हो, लेकिन ऐसे लोग जरूर मिले हैं जो कहते हैं कि कंपल्सरी विडोहुड होना तो चाहिए। लड़की के बाल विवाह के संदर्भ में डॉक्टर केटकर, जिनकी हमने डेफिनेशन भी देखी थी, उनको कोट करते हुए अंबेडकर कहते हैं कि डॉक्टर केटकर रिपोर्ट करते हैं शादी आत्माओं का मिलन है, जन्मों जन्मों का बंधन है। इसलिए एक वफादार पुरुष और महिला को सिर्फ उससे प्यार होना चाहिए जिससे उसकी शादी हुई है, लेकिन शादी से पहले भी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार नहीं होना चाहिए जिससे उसकी शादी ना हो। क्यों? क्योंकि रिश्ता तो पिछले जन्म में जुड़ गया था। किसी और से अगर प्यार हो गया तो पवित्रता कहाँ बची? इस पवित्रता की वजह से ही शादी से पहले प्यार होना अपवित्र माना गया। किसी भी सूरत में शुद्धता भंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी लड़की को पता ही नहीं है कि उसकी शादी किससे होने वाली है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि शादी से पहले जब उसको प्रेम हो वो प्रेम ही ना होने दिया जाए। क्यों ना ऐसा किया जाए जब उसको स्त्रीत्व का एहसास होना शुरू हो उससे पहले ही उसका ब्याह कर दिया जाए। लड़की की प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, उसे अपने स्त्रीत्व का एहसास होगा, उससे पहले उसका ब्याह कर दो। हेंस चाइल्ड मैरिज। 1909 में हिस्ट्री ऑफ द कास्ट इन इंडिया, केटकर साहब का रिसर्च पेपर। अभी तक के डिस्कशन से हमें ये तो पता चल गया कि ये इंस्टीट्यूशन कास्ट, एंडोगेमी, सती, चाइल्ड मैरिज और फोर्स्ड विडोहुड, इनका इतना सम्मान क्यों किया जाता था, लेकिन ये नहीं पता चला कि इनको प्रैक्टिस क्यों किया जाता था। अंबेडकर का मानना है क्योंकि इनको प्रैक्टिस किया जाता था इसीलिए इनका सम्मान किया जाता था। और अगर 18वीं सदी में यूरोप में इंडिविजुअलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, उसके डेवलपमेंट को अगर आप स्टडी करोगे तो आप अंबेडकर के साथ एग्री भी करोगे कि पहले आंदोलन होते हैं, बाद में उन आंदोलनों के सपोर्ट में फिलोसफीज डेवलप की जाती हैं। इस केस में भी सेम हाल है। पहले ये चीजें एग्जिस्ट करने लगी, उसके बाद इनके सपोर्ट में ऐसे आर्गुमेंट डेवलप करे गए कि इनका सम्मान किया जाए। क्यों इनके सपोर्ट में आर्गुमेंट डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इनके सपोर्ट में आर्गुमेंट डेवलप नहीं करेंगे तो कोई भी समझदार इंसान इनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनमें रैशनैलिटी बिल्कुल नहीं है। इनका सम्मान किया गया, इनके सम्मान में कसीदे पढ़े गए ताकि इनको पॉपुलर किया जा सके। पॉपुलर करना है तो इसके बारे में अच्छी बातें आपको करनी ही पड़ेंगी, इसका सम्मान करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्यों अडॉप्ट करेंगे। सारे एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, रेफरेंसेस और कॉन्सेप्ट्स का निष्कर्ष निकालते हुए अंबेडकर कहते हैं कि मेरा ये कहना बिल्कुल जस्टिफाइड है कि सती प्रथा, गर्ल चाइल्ड मैरिज
और फोर्स्ड विडोड, सरप्लस मैन और सरप्लस वुमेन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए था। सरप्लस मैन और सरप्लस वुमेन की प्रॉब्लम सोल्व करके एंडोगेमी एनफोर्स करी गई। एंडोगेमी ही कास्ट का एकलौता कैरेक्टरिस्टिक है। तो जिस दिन एंडोगेमी खत्म होगी उस दिन कास्ट भी खत्म हो जाएगी। तो कास्ट को कैसे बचाया जाएगा? एंडोगेमी प्रेफर करके, अपनी ही कास्ट में बार बार शादी करना, यही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी कास्ट को बचा सकते हैं। कुल मिला के हम अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए अंबेडकर की बातों से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति का कभी यकीन मत करना जो कहता है शादी अपनी ही कास्ट में करनी है लेकिन हम कास्ट में नहीं मानते। ये सरासर झूठ है। ये दोनों चीजें एक ही पहलू है। अपनी कास्ट में शादी करना और कास्ट में मानना डायरेक्ट रिलेटेड नहीं बल्कि सेम ही चीज है। काम करने का तरीका देखने के बाद सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। चलिए कास्ट का ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन्स की बात करते हुए अम्बेडकर कहते हैं कि ओरिजिन्स ऐसा टॉपिक रहा है जिसको स्कॉलर्स ने सबसे ज्यादा परेशान किया है। कुछ लोग इससे बचते हैं, कुछ लोग घूम फिर के इसके ऊपर ही आते हैं, और कुछ का तो ये मानना है कि कोई एक सिंगल ओरिजिन नहीं है बल्कि मल्टीपल ओरिजिन्स हैं। अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे को ये चीजें पजल नहीं करती, मैं इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूं। मैंने अपने मैकेनिज्म वाले कॉन्सेप्ट से ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि एंडोगेमी ही एक लौता कैरेक्टरिस्टिक्स है कास्ट का। तो मेरे लिए ओरिजिन का मतलब ये है कि ओरिजिन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कास्ट। इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल मिलके ग्रुप बनाते हैं। वो ग्रुप्स क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। अलग अलग क्लासेस मिलके सोसाइटी बनाती हैं। एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में भी अलग अलग क्लासेस हुआ करती थी। क्लास और कास्ट बिल्कुल नेबर्स हैं, बिल्कुल पड़ोसी हैं। एक ऐसी क्लास जिसमें एंट्री नहीं की जा सकती वो कास्ट बनी। हमें सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि कौन सी क्लास ने अपने आप को सबसे पहले कास्ट बनाया। अंबेडकर कहते हैं कि मेरे पास इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है लेकिन मैं इनडायरेक्टली इसको आंसर करना चाहूंगा। अभी हमने बात की ही थी, कास्ट का एक लौता कैरेक्टरिस्टिक्स है एंडोगेमी। एंडोगेमी को बनाए रखने के लिए 3 कस्टम्स फॉलो करे जाते हैं: चाइल्ड मैरिज, सती और फोर्स्ड विडोहुड। तो हमको फाइंड करना पड़ेगा वो ऐसी कौन सी क्लास थी जिसमें ये सारे रूल सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। अंबेडकर इसका सीधा आंसर देते हैं कि आज की सोसाइटी में, आज मतलब 1916 की सोसाइटी में ये सारे रूल स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स फॉलो करते हैं। नॉन ब्राह्मण्स में ये सारे कस्टम्स ना तो कंप्लीटली फॉलो करे जाते हैं ना स्ट्रिक्टली फॉलो करे जाते हैं। तो ब्राह्मण्स ही वो क्लास थी जिसने सबसे पहले अपने आप को कास्ट बनाया, अपना ग्रुप एनक्लोज किया, चारों तरफ बेड़ियां लगाई, चारों तरफ बाउंड्री बनाई और अपने आप को कास्ट बनाया। इतिहास कितना भी पुराना उठा लो, पूरी दुनिया भर का, हर सोसाइटी में जो प्रीस्ट क्लास है उसने सबसे ज्यादा डोमिनेंस और पावर स्टैब्लिश किया है अपनी रेस्पेक्टिव सोसाइटी में। इंडिया में अपनी डोमिनेंस और पावर को बरकरार रखने के लिए यही सेम काम ब्राह्मण्स ने किया, सती, चाइल्ड मैरिज और एनफोर्स्ड विडोहुड का यूज करके। और ये अंबेडकर के अनुसार ओरिजिन्स ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ कास्ट है। यहां से कास्ट स्टार्ट हुई। ब्राह्मण्स आर द ओरिजिनेटर्स। अब अंबेडकर अपने रिसर्च पेपर के तीसरे पार्ट पर आते हैं, ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द कास्ट सिस्टम। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन नॉन ब्राह्मण पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में कैसे फैला। और जो हमारा पिछला सवाल था कास्ट का ओरिजिन, उससे ज्यादा बुरा हाल हुआ इस क्वेश्चन का, क्योंकि स्कॉलर्स मानते हैं कास्ट के स्प्रेड के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण डिवाइन इंटरवेंशन, एक अलौकिक शक्ति ने कास्ट सबको दी। दूसरा कि इंडिया में जब सोशल सिस्टम डेवलप हुए तो कास्ट डेवलप हुई और वो सिर्फ इंडिया में ही डेवलप हुई। मैं यानी अंबेडकर सबसे पहले इस डिवाइन इंटरवेंशन को हैंडल करूंगा। हर समाज में जब जब पाप का घड़ा भरता है तब तब आपातकालीन स्थिति में एक नियम देने अलौकिक शक्ति पृथ्वी पर आती है।
जो सबको नियम बताती है। इंडिया में लॉ गिवर मिस्टर मनु कास्ट के सपोर्टर थे, इसलिए उन्होंने कास्ट के समर्थन में फिलोसफीज दे दी। अंबेडकर कहते हैं क्या तो मनु एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मनु नाम का कोई था ही नहीं, या फिर अगर वो एग्जिस्ट करता था और उसने ये कास्ट सिस्टम वाले लॉ एक्सेप्ट करे और सोसाइटी पे इम्पोज करे, तो आज जो ह्यूमैनिटी में हम जी रहे हैं उस टाइम की इंसानियत बिल्कुल पक्का 100% आज की इंसानियत और आज के इंसानों से अलग रही होगी। अंबेडकर का मानना है मनु के टाइम में कास्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उसने सिर्फ और सिर्फ उन लॉज का कोडिफिकेशन किया, एक जगह उनको लिखा है। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान के पेन में, कलम में इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक बटे हुए समाज में ऐसे नियम इन्फोर्स कर सके जिनसे उनका नुकसान ही नुकसान, और कास्ट ऐसा ही तो एक नियम था। तो मनु अकॉर्डिंग टू अंबेडकर उसके बस की थी नहीं कि वो कास्ट क्रिएट करते। हालांकि ये बात अलग है कि उसने कास्ट का कोडिफिकेशन किया। मनु के बारे में बात करते हुए अंबेडकर लिखते हैं, अनलेस ही वॉज ए टेरेंट who held all the population in subjugation, it cannot be imagined that he could have been allowed to dispose his patronage in this grossly unjust manner, as may be easily seen by a mere glance at his institutes. I may seem hard on Manu, but I am sure my force is not strong enough to kill his ghost. He lives like a disembodiment spirit and is appealed to, and I am afraid will yet live long. कास्ट का फैलाव और विस्तार इतना विशाल का काम था कि एक अकेले मनु के बस की बात नहीं थी। अंबेडकर कहते हैं मेरा यही सेम आर्गुमेंट वैलिड है उस केस में जब आर्गुमेंट दिया जाता है कि ब्राह्मण्स ने कास्ट बनाई। अंबेडकर कहते हैं कि उनके बस की भी नहीं थी। कट्टर हिंदुओं का मानना है कि कास्ट शास्त्रों से मिली, हमें कास्ट शास्त्रों ने दी, और क्योंकि कास्ट शास्त्रों ने दी है ये गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र गलत नहीं कहते। अंबेडकर कहते हैं शास्त्रों का बहाना देना भी गलत है, ना तो शास्त्रों के प्रचार करने से, ना उनसे जो शास्त्रों के प्रचार पे रोक लगाते हैं उनसे कास्ट स्प्रेड हो सकती है। दोनों ही केस में कास्ट स्प्रेड नहीं हो सकती, ना शास्त्रों के कहने से ना शास्त्रों के मना करने से। कि ये जो थ्योरी है कि एक अलौकिक शक्ति ने कास्ट बनाई है, इसमें कुछ भी मटेरियल नहीं है। अंबेडकर लगे हाथ वेस्टर्न स्कॉलर्स को भी लपेट लेते हैं। वो कहते हैं कि वेस्टर्न स्कॉलर्स क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस था, मतलब एक सेंटर पॉइंट था, उसके अराउंड कास्ट डेवलप हुई। वो इस सेंटर पॉइंट का नाम देते हैं या तो माइग्रेशन, या क्रॉस ब्रीडिंग, या द राइज ऑफ न्यू बिलीफ, या सर्वाइवल ऑफ द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑक्यूपेशन। देखिए क्या ये जो न्यूक्लियस है, ये जो सेंटर्स हैं, ये दूसरी सोसाइटीज में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे क्या? या तो वो कर नहीं रहे थे या फिर तुम्हारी बात गलत है। अंबेडकर कहते हैं कि कर तो सब में रहे थे। कुल मिला के बात यह है कि तुम वेस्टर्न स्कॉलर जो कह रहे हो तुम्हारी बात गलत है। तुम वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को ईस्टर्न वर्ल्ड इंडिया में लगा रहे हो। अंबेडकर वेस्टर्न स्कॉलर्स को एक लाइन में समराइज कर देते हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे। अंबेडकर लिखते हैं ग्रैंड नेम विदाउट द ग्रैंड थिंग इन इट। हमको बार बार ये एडवाइस की जाएगी कि आप एंशिएंट सोसाइटी को देखो। एंशिएंट हिंदू सोसाइटी वर्णों पे आधारित थी, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड थी, और वो कास्ट नहीं थी, वो क्लासेस थी जहां मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड नहीं था। आप ऑक्यूपेशन चेंज करके अपनी क्लास चेंज कर पाते थे, आप अपना वर्ण चेंज कर सकते हैं। ऐसे ऑक्यूपेशन बेस्ड डिवीजन पूरी दुनिया में अलग अलग सोसाइटीज में मिल जाएंगे। पर मेन सवाल ये है कि ऐसी क्या बात आन पड़ी कि जो ये क्लास में मूवमेंट था ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ दीवार लगा दी गई कि आप नहीं जा सकते उधर, ना इधर आ सकते हो। वो क्या कारण रहे? दरअसल इसका एक सिंगल आंसर नहीं बल्कि 2 लाइन का आंसर है। पहली बात तो ये कि कुछ कास्ट्स ने डोर्स क्लोज कर दिए और कुछ के लिए डोर्स क्लोज हो गए, कुछ ने खुद करे क्लोज, कुछ के लिए दूसरों ने क्लोज कर दिए। ये दोनों ही आर्गुमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। चलिए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन को डील करते हैं कि ऐसे क्या रीजन रहे
कि इन कास्ट ने दूसरों के लिए डोर बंद कर दिए या खुद के डोर बंद कर दिए? का सीधा सीधा आंसर है कर्स ऑफ इमिटेशन। ये क्या होता है मैं बताता हूं। अपनी ही कास्ट में मैरी करना, एंडोगैमी, ब्राह्मण्स ने एज ए फैशन स्टार्ट की, बाकियों ने इसको फॉलो किया। कई बार हम जानते हुए ना जानते हुए, चाहते हुए ना चाहते हुए, जाने अनजाने में फॉलो करते हैं। दिस इज कर्स ऑफ इमिटेशन। हम अनुसरण करते हैं। ये कोई मन घड़त थ्योरी नहीं है, इसके साइंटिफिक एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दूं। दलित्स को हिंदू सिस्टम का पार्ट ही नहीं समझा जाता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 ही तो डिविजन्स हैं। 5वां डिवीजन जिसे पंचम या अवर्ण कहा जाता है, उसका क्या? वो तो आपके भगवान से ही पैदा नहीं हुए, तो आपके सिस्टम का पार्ट भी नहीं हुए। यही दलित्स की मेन प्रॉब्लम है। लेकिन दलित्स ने क्या किया? दलित्स ने कर्स ऑफ इमिटेशन फॉलो किया। जो अपर कास्ट के रीति रिवाज थे, बिना सोचे समझे आंख मूंद के उनको फॉलो किया ताकि उनके जितनी इज्जत उनको मिले। पर क्या ऐसा संभव हुआ? नहीं हो पाया। दैट इज कर्स ऑफ इमिटेशन। इसके बारे में अंबेडकर लिखते हैं, इट इज सो डीप सीटेड दैट वॉल्टर बिगो आर्ग्यूज दैट वी मस्ट नॉट थिंक ऑफ imitation as voluntary or even conscious. On the contrary, it has its seat mainly in very obscure parts of the mind, whose notions, so far from being consciously produced, are hardly felt to exist, so far from being conceived beforehand, are not even felt at the time. The main seat of the imitative part of our nature is our belief, and the causes predisposing us to believe this or disciplining us to believe that are among the obscurest part of our nature. But as to the imitative nature of cruelty, there can be no doubt. Physics and Politics, 1915, page number 60. This propensity to imitate has been made the subject of a scientific study by Gabriel Tard, who lays down 3 laws of imitation. गैब्रियल तार्ड के नकल के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत, अगर इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है नकल करने की, तो वो जो सबसे सुपीरियर जिसको समझता है उसकी नकल करता है। नोबल लोग किंग की नकल करते हैं, अपने लीडर्स की नकल करते हैं। तार्ड का नकल का दूसरा सिद्धांत कहता है कि किस हद तक नकल की जाएगी, ये डिपेंड करता है कि उस ग्रुप की नकल जिससे की जा रही है उससे दूरी कितनी है। आपके लीडर और आप में दूरी कितनी है, आपके राजा और आप में दूरी कितनी है, कितने लेवल्स का अंतर है। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि भारत के केस में कास्ट को लेकर इमिटेशन हुआ या नहीं, हमें यह देखना होगा कि क्या भारत में वो नेसेसरी कंडीशंस अवेलेबल थी जो इमिटेशन के लिए चाहिए। वो कंडीशंस है कौन सी? सबसे पहली कंडीशन है कि वो ग्रुप हाई प्रेस्टीज इंजॉय करता है या नहीं, और दूसरा नियम ये है कि उस ग्रुप से आपके रोजाना के संबंध कैसे हैं। रोजमर्रा के जीवन में वो ग्रुप आपसे कितना और किस लेवल पे इंटरेक्ट कर रहा है। अंबेडकर कहते हैं, द ब्राह्मण इज अ सेमी गॉड एंड वेरी नियरली अ डेमी गॉड। ही सेट्स अप ए मोड एंड मोल्ड्स द रेस्ट। हिज प्रेस्टीज इज अनक्वेश्चनेबल एंड इज द फाउंटेन हेड ऑफ ब्लिस एंड गुड। कैन सच ए बीइंग idolized by scriptures and venerated by the priest-ridden multitude, failed to project his personality on the suppliant humanity? ब्राह्मण्स की तारीफ के कसीदे पढ़े गए हैं ग्रंथों में, और ईश्वर के सबसे नजदीक ब्राह्मण्स को बताया गया है, उसे प्योर भी माना गया है। तो क्या ऐसा ग्रुप समाज में सबसे ज्यादा प्रेस्टीज, सबसे ज्यादा सम्मान इंजॉय नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा सिद्ध हो गया, जिस ग्रुप की इमिटेशन करनी है वो सबसे ज्यादा सम्मान और प्रेस्टीज इंजॉय करता है। नकल करना आसान है और कुछ नया इन्वेंट करना मुश्किल, इसीलिए नकल की जाती है। और नकल किसकी की जाएगी? जो सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस हो, सबसे ज्यादा सुपीरियोरिटी इंजॉय कर रहा हो। जो कास्ट ब्राह्मण्स के सबसे नजदीक रही, या यूं कहें जो ग्रुप ब्राह्मण्स के सबसे ज्यादा नजदीक रहे, उन्होंने उतनी ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से कस्टम्स ऑफ सती, फोर्स्ड विडोहुड और गर्ल चाइल्ड मैरिज को प्रैक्टिस किया। जो जितना दूर
उसने उतने ही कम स्ट्रिक्टनेस से, उतनी ही ओपननेस से उसको परफॉर्म किया। आर्ग्यूमेंट्स को देखने के बाद ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इंडिया में कास्ट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कर्स ऑफ इमिटेशन से ही आया है, नकल के श्राप से। इससे ये कहानी तो पूरी हुई कि कमजोरों के लिए दरवाजे कैसे बंद हुए कास्ट के। चलिए अब अगला आर्ग्यूमेंट देखते हैं। अंबेडकर अपने इस दूसरे आर्ग्यूमेंट को मैकेनिस्टिक प्रोसेस का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप होना ही है। एक बात गौर करने की है कि ये आर्ग्यूमेंट जो अंबेडकर उठा रहे हैं ये दूसरों से मिस कैसे हो गए, और स्कॉलर्स ने भी तो कोशिश की थी डिफाइन करने की। अंबेडकर इसका जवाब देते हैं कि उनने कास्ट को इंडिविजुअल यूनिट की तरह देखा कि एक कास्ट, दूसरी कास्ट, तीसरी कास्ट, जबकि मैं इसे सिस्टम ऑफ कास्ट्स के रूप में देख रहा हूँ। काफी अलग अलग कास्ट का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, कैसे वो फंक्शन कर रही है, मैं ये देख रहा हूँ, एक कास्ट इन रिलेशन टू अदर कास्ट। अंबेडकर कहते हैं कि उनके इस आर्ग्यूमेंट की कमी का एक सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, और वो ये है कि अकेली कास्ट यानी यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती, दे एग्जिस्ट इन प्लूरलिटी। मतलब कई सारी कास्ट, सिस्टम ऑफ कास्ट्स एग्जिस्ट करती है। इसे लास्ट तक ध्यान में रखना है, आगे जो भी आर्गुमेंट अंबेडकर बिल्ड करने वाले हैं उसके लिए। अंबेडकर कह रहे हैं कि कास्ट आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब ब्राह्मण्स ने अपने द्वार दूसरों के लिए बंद करे तो दूसरों के लिए अपने आप द्वार बंद हो गए। एज ए साइड इफेक्ट कास्ट फॉर्म हुई। एक दूसरा एग्जांपल ये देखो कि अगर एक हिंदू एक ग्रुप है जिसने सिर्फ और सिर्फ एंडोगैमी प्रेफर करनी है, तो ना केवल वो दूसरी कास्ट के साथ शादी कर सकता है बल्कि वो दूसरे धर्म वालों के साथ भी शादी नहीं कर सकता। कि बाकी जो ग्रुप्स थे, जो कास्ट नहीं भी थे, जो रिलीजन थे, जैसे पारसी, क्रिश्चियन, इस्लाम, ये भी एक कास्ट की तरह ही ट्रीट हुए, क्योंकि आप अपनी ही कास्ट में शादी कर रहे थे। अपनी कास्ट के बाहर के जितने भी ग्रुप बच गए वो सब अपने आप कास्ट बन गए। किसी ने कास्ट के नियमों को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? अंबेडकर कहते हैं इसका सीधा रीजन है कि अगर आपने कुछ नियम तोड़ने की कोशिश की तो आपको कास्ट के बाहर फेंक दिया जाएगा, और दूसरी कास्ट उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं करना। धोबी का कुत्ता ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। कास्ट आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है, आप इसके शिकंजे में फंसे हुए हो। अभी हम पहले देख रहे थे एक आर्गुमेंट इन्वेंशन का, कि एक ग्रुप ने अपने आप को कास्ट में एनक्लोज कर लिया तो दूसरे ने कुछ अलग क्यों नहीं करने की कोशिश की, ऑक्यूपेशन के बेस के ऊपर क्यों नहीं रखा। इसका भी सेम ही आंसर है कि उसको कास्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा। इनोवेशन करके तो देखो आप, इनोवेशन करके तो देखो आप, आपको कास्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा, दूसरी कास्ट आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो इनोवेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। ना तो आप कास्ट के नियमों का उल्लंघन कर सकते हो, ना कुछ नए नियम क्रिएट कर सकते हो। कुल मिला के एक मैकेनिकल लॉ में आप फंस गए हो, जो जैसा चल रहा है वो चलता ही रहेगा। अंबेडकर कहते हैं कि कास्ट के स्टूडेंट से अलग अलग लेवल पर अलग अलग गलतियां हुई। वाइट पीपल जो इंडिया में आए और स्टडी की, प्रीडोमिनेंटली ब्रिटिशर्स, वो रेशियल लोग थे, रेसिस्ट लोग, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स में डिफरेंशिएट करते थे। उनके हिसाब से कास्ट कलर के बेस के ऊपर थी, पर वो बिल्कुल गलत थे, कलर के बेस के ऊपर तो बिल्कुल नहीं थी। अंबेडकर के इस पॉइंट को डॉक्टर केटकर भी सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आर्यंस और द्रविडियंस चाहे वो अलग अलग रहे हों, लेकिन जब बात कास्ट की आती है तो उन्होंने आपस में कभी रंग के भेद के ऊपर डिफरेंशिएट नहीं किया। उनके लिए रंग ज़्यादा महत्व करता ही नहीं था। कुछ स्कॉलर्स ने कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, कास्ट के फंक्शंस और प्रॉपर्टीज, इसको ही कास्ट की डेफिनेशन बता दिया, और ओरिजिन ढूंढने में भी असफल रहे। हम आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं, आज तक भी पता नहीं लगा पाए हैं कि कास्ट की शुरुआत हुई कहाँ से। कास्ट के कॉन्सेप्ट डेवलप होने से पहले कास्ट का एग्जिस्ट करना जरूरी है, और एग्जिस्ट करने के तुरंत बाद उसकी किलेबंदी करना जरूरी है, तभी कास्ट एग्जिस्ट कर पाएगी, और उसके बाद ही आप उसका एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे। अंबेडकर कहते हैं, माई स्टडी ऑफ द कास्ट प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स 4 मेन पॉइंट्स। फर्स्ट, दैट इन स्पाइट ऑफ द कंपोजिट मेकअप ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन देयर इज ए डीप कल्चरल यूनिटी, जिसे हमने अम्ब्रेला वाले पॉइंट में कवर किया था। नंबर 2, दैट कास्ट इज ए parceling into bits of a larger cultural unity. Number 3, that there was one caste to start with. And fourth,
that classes have become caste through imitation and excommunication. अंबेडकर कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहा हूँ वो फाइनल है, बल्कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने का, कास्ट को समझने का एक तरीका सामने रख रहा हूँ, एक पाथ, ए वे फॉरवर्ड आई एम पुटिंग। अंबेडकर कहते हैं कि अगर मेरे कंक्लूजन्स, मेरी थ्योरीज और मेरे कंक्लूजन पे पहुंचने के तरीके का किसी को खंडन करना है, किसी को क्रिटिसिज्म करना है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर उनके क्रिटिसिज्म में वैल्यू हुई तो मैं अपनी थ्योरी मॉडिफाई करने को तैयार हूँ, और अगर वो साबित कर देते हैं कि मेरी बात बिल्कुल गलत है तो मैं अपनी थ्योरी पूरी तरह ड्रॉप करने को भी तैयार हूँ। दोस्तों, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।